नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PW सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमने सल्तनत काल को कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर दोस्तों हमने सल्तनत काल के खिलजी वंश को, तुगलक वंश को, सैयद वंश को, लोदी वंश को और दोस्तों खिलजी वंश को, इसके अलावा गुलाब वंश को दोस्तों हमने कवर कर लिया है। इन दोस्तों यदि पांचों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप जाकर के देख सकते हैं। परंतु आपको सल्तनत काल को कंप्लीट देखना है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अब अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। बात करें दोस्तों मुगल साम्राज्य की, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हम दोस्तों मुगल वंश के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, जिसका दोस्तों शासनकाल रहा 1526 से 87 तक का। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब मुगल वंश की। दोस्तों मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत की युद्ध की लड़ाई के बाद हुई। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, उस पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, अप्रैल 1526 में। तो दोस्तों उसी के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस युद्ध में दोस्तों जीत के बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ, यानी कि सल्तनत काल समाप्त हो गया और सल्तनत का शासन खत्म हो गया। उसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, जब इब्राहिम लोदी की हार हुई और दोस्तों बाबर जीत गया। तो दोस्तों बाबर के जीतने के बाद में ही यहाँ पर क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और मुगल वंश का दोस्तों शासन प्रारंभ हो गया। जिसके बाद दोस्तों करीब 18वीं शताब्दी यानी कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पर ये एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो दोस्तों भारत देश है वो दोस्तों एक स्वयं दोस्तों एक महाद्वीप की तरह कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों महाद्वीप के ऊपर जो दोस्तों परिस्थितियाँ पाई जानी चाहिए वो सभी परिस्थितियाँ आपको दोस्तों भारत देश में देखने को मिलेंगी। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर की तरफ बर्फ, नीचे दोस्तों समुद्र से अटैच राज्य मिलेंगे और बीच के अंदर दोस्तों मैदानी भाग मिलेगा। ये सभी दोस्तों यानी कि एक महाद्वीप में जितनी भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप के अंदर दोस्तों जितनी विशेषताएं हैं वो अकेले दोस्तों भारत के अंदर हैं। इसलिए दोस्तों भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय महाद्वीप या दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक यानी कि 18वीं शताब्दी तक देश में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम तक दोस्तों मुगलों ने दोस्तों क्या किया, भारत पर राज किया। इसके बाद हम बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का राज आने तक दोस्तों क्या किया था, भारत में मुगलों ने अपना राज्य चलाया, मुगलों ने दोस्तों अपना शासन चलाया। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों जो बाबर था उसी के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद में बाबर की जीत हुई और दोस्तों इसने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, बाबर को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब दोस्तों वर्तमान समय में फरगना कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है। दोस्तों भारत की जो स्थिति है उसके इधर दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर ऊपर ही दोस्तों उज्बेकिस्तान है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जन्म हुआ था बाबर का 14 फरवरी 1483 को। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतुब निगार खानुम मंगोल वंशज थी, जो चंगेज खान की वंशज थी। दोस्तों 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासन बना था। फरगना के शासक दोस्तों बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में बन गए थे, क्योंकि 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब बाबर 11 वर्ष के थे। इसके बाद में ये फरगना के शासक बने। बाबर के प्रारंभिक संघर्ष की अगर हम बात करें तो 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों इसमें असफल रहा, यानी कि बाबर की हार हुई। 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, पर 100 दिन के लिए, मात्र 100 दिन के लिए दोस्तों ये समरकंद को जीत के वहाँ पर शासन चला सका। 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद जीता। इस बार 8 महीने के लिए दोस्तों इसने क्या किया, शासन किया। प्रथम बार में दोस्तों इसने 100 दिनों के लिए शासन कर पाया था। उसके बाद दोस्तों 1501 में इसे पुनः समरकंद को दोस्तों हराना पड़ा। उसके बाद 8 महीने दोस्तों बाबर ने शासन किया। इसके बाद हम बात करें 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को दोस्तों किसने जीता था, दोस्तों बाबर ने जीता था, काबुल और गजनी को जीता। इसके बाद हम बात करें 1507 ईस्वी में इसने पातशाह की उपाधि धारण करी थी। दोस्तों 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार किया और 1512 ईस्वी में इसे खो बैठा।
मध्य एशिया में असफलता के बाद में भारत की ओर बढ़ा, यानी कि एशिया की बात कर रहे हैं हम, एशिया महाद्वीप में। तो दोस्तों यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर जो काबुल है, गजनी है, समरकंद है, इन जगहों पर दोस्तों इसको बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद ये भारत की ओर आ बढ़ा दोस्तों। और भारत में दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों बाबर के भारतीय अभियानों की अगर हम बात करें तो 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को दोस्तों क्या कर लिया था दोस्तों, बाबर ने जीत लिया था। 1519 में दोस्तों पेशावर को जीता और 1520 में बाजौर, भेरा, पंजाब के सियालकोट जो कि दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है, तथा इन सभी पर दोस्तों इसने बाबर ने क्या कर लिया था, 1520 तक अधिकार कर लिया था। 1524 में इसने दोस्तों लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया था दोस्तों। लाहौर वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है। इन सभी स्थानों को दोस्तों और पंजाब के अंदर जो क्षेत्र आता था उसको दोस्तों इसने क्या कर लिया था, बाबर ने जीत लिया था 1524 तक आते आते। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए दोस्तों बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध की हम बात करें दोस्तों जिसमें बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था दोस्तों, पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान। इन्होंने दोस्तों बाबर को क्या भेजा, न्योता भेजा था यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ और अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ। इसके बाद में दोस्तों हुआ खानवा का युद्ध और ये हुआ था दोस्तों 1527 के अंदर। इसके बाद में हुआ चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ और घाघरा का युद्ध दोस्तों ये भी 1529 के अंदर हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों हम बात करें विस्तार से इन एक एक युद्धों की, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों अप्रैल 1526 में, पानीपत दोस्तों जो हरियाणा के अंदर पड़ता है दोस्तों, उसी पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई थी दोस्तों। यानी कि पानीपत ऐसा जगह रहा है जहां पर दोस्तों उत्तरी भारत जो है, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर नियंत्रण रखने को लेकर के दोस्तों कई लड़ाइयाँ हुई। इसके बाद हम बात करें कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर शासन था, सल्तनत काल का खत्म हो गया इब्राहिम लोधी के हारते ही, और बाबर ने जीत करके क्या कर दिया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी दोस्तों। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने दोस्तों बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था दोस्तों। इस युद्ध के अंदर दोस्तों इब्राहिम लोधी की हार का बड़ा कारण ये था कि इसमें बाबर के द्वारा दोस्तों बारूद और दोस्तों जो हम कहें कि आग्नेयास्त्र, यानी कि ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया गया जिनसे दोस्तों अग्नि निकले, जैसे कि तोप हो गए। तो इन ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके दोस्तों तोप के सामने कौन टिक पाएगा, तो इब्राहिम लोधी दोस्तों हार हुई इब्राहिम लोधी की। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर ने लोधी को परास्त कर दिया था। सैन्य बल की अगर हम बात करें तो बाबर की सेना में लगभग दोस्तों 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी दोस्तों। इब्राहिम लोधी की सेना में दोस्तों 80,000 से दोस्तों 1 लाख सैनिक और कम से कम दोस्तों 1000 हाथी थे। परंतु दोस्तों इधर 15,000 सैनिक और दोस्तों 1 लाख सैनिकों का मुकाबला था। वैसे तो देखा जाए कि दोस्तों इब्राहिम लोधी की जीत होनी चाहिए थी, परंतु इधर देखिए दोस्तों 20 से 24 तोपों की बात की जा रही है, जो कि एक अकेले तोप दोस्तों हजारों लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि बाबर की जीत तय थी। बाबर की रणनीति की अगर बात करें तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा अर्धचंद्राकार नीति होती है, इस नीति को तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था दोस्तों। पानीपत के युद्ध में दोस्तों प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति अपनाई थी, जिसको तुलुगमा पद्धति कहते हैं, और इसके अलावा दोस्तों उस्मानी विधि से दोस्तों तोपों को सजाया गया था। युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था दोस्तों। यानी कि दोस्तों बाबर के जो तोपची थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 तुर्की व्यक्ति थे, 2 तुर्की अधिकारी थे, जिन्होंने दोस्तों तोपखाने का नेतृत्व किया, तोपखाने को संभाला था। यानी कि तोप कब छोड़नी है और कब किस समय दोस्तों तोप को कहाँ पर लगाना है, ये दोस्तों इनका कार्य था। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर कहा जाता है दोस्तों, दानी व्यक्ति को, और कलंदर की उपाधि दे दी थी दोस्तों बाबर को, क्योंकि इसने क्या कर दिए, चांदी के सिक्के बंटवा दिए थे। इसके बाद में हमने बात करी थी अगले युद्ध की, तो बाबर का जो अगला युद्ध था वो था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 के अंदर लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर ने यह निर्णय लिया, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा यानी कि आगरा के समीप
युद्ध हो गया दोस्तों, ये खानवा का युद्ध 1527 में। यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ दोस्तों? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। इससे दोस्तों क्या हुआ कि सैनिकों के अंदर दोस्तों जोश आ गया और सैनिकों ने दोस्तों बाबर के प्रति सहानुभूति दिखाई और बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था दोस्तों, खानवा का युद्ध। क्योंकि दोस्तों उस समय बड़ी शक्तियों के अंदर अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी को दोस्तों पहले ही हरा चुका था। इसके बाद में विरोधी में राणा सांगा आ रहे थे, तो राणा सांगा को हराना जरूरी था, क्योंकि राणा सांगा अगर नहीं हारा तो दोस्तों बाबर को लौट जाना पड़ेगा अपने फरगने में। इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने, यानी कि खानवा के युद्ध में बाबर ने दोस्तों जिहाद शब्द यानी कि धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया था दोस्तों। बाबर जो था, जो राणा सांगा के सामने वैसे तो युद्ध करने से कतरा रहा था, क्योंकि दोस्तों राणा सांगा दोस्तों कोई मामूली सा शासक नहीं था, बहुत सारे युद्ध ये जीत चुका था। उस कारण दोस्तों जो बाबर के सैनिक थे वो दोस्तों युद्ध नहीं करना चाहते थे। इस कारण दोस्तों बाबर ने क्या किया, जिहाद शब्द का प्रयोग किया। जिहाद शब्द का दोस्तों युद्ध के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि धर्म के लिए जनादेश, अपने जो सैनिक थे उनको दोस्तों धर्म का दोस्तों जनादेश देके उनमें आक्रोश लेकर के आया कि अपने धर्म के लिए लड़ो। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक रहा था, यानी कि मदिरा पर उसने पूर्णतः रोक लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मदिरा पीने के बाद कैसे युद्ध किया जा सकता है। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इस युद्ध के बाद में दोस्तों बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। पहले उसका यह निर्णय नहीं था। जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के प्रथम युद्ध में, तब उसका यह मंसूबा नहीं था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। परंतु दोस्तों इस युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने दोस्तों भारत में ही रहने का निर्णय कर लिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, बाबर की सेना पूरी तरह से युद्ध से लड़ी और बाबर की जीत हुई, यानी कि खानवा के किस युद्ध को जीतने के बाद में दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था उसमें दोस्तों बाबर के द्वारा जीत हासिल कर लेने के बाद में गाजी की उपाधि धारण की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। जान लेते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में भी। चंदेरी दोस्तों मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था दोस्तों। चंदेरी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। और ये दोस्तों व्यापारिक यानी कि दोस्तों व्यापार की दृष्टि से और देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र था। युद्ध में दोस्तों चंदेरी के युद्ध में जो कि 1528 में हुआ, इस युद्ध में बाबर ने मदनी राय को पराजित किया था दोस्तों। मालवा के शासक थे मदनी राय, इनको दोस्तों पराजित किया और उसके दो पुत्रियों को, अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया दोस्तों। जो मदनी राय थी, इनकी दो पुत्रियां थी, उनको दोस्तों बाबर ने अपहरण करके अपने दो पुत्रों हुमायूं और कामरान को क्या कर दिया, भेंट कर दिया दोस्तों। जैसे कोई उपहार हो उस स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले युद्ध की, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान से संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था दोस्तों। किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यहीं बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को दोस्तों आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इस शव को दफनाया गया। यानी कि दोस्तों करीब 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी और उसके बाद में दोस्तों उसके शव को आगरा में दफना दिया गया था। परंतु बाद में दोस्तों वो चाहता था कि उसके शव को दोस्तों कहाँ दफनाया जाए, काबुल में। तो दोस्तों काबुल में उसके द्वारा जो चुना गया स्थान था वहीं पर दोस्तों उस शव को दफनाया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि दोस्तों हर टॉपिक पढ़ने के बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों का भी हमें पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, यानी कि बाबर की आत्मकथा थी तुजुक-ए-बाबरी की तुर्की में रचना की थी दोस्तों, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जो कि बाबरनामा के नाम से जाना गया। इसके बाद में है बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेना उसके पास बहुत कम थी, परंतु उसके पास तोपें होने की वजह से, गोला बारूद होने की वजह से दोस्तों उसको हर युद्ध में क्या मिली, सफलता मिली थी दोस्तों। बाबर के तोपखाने
की देखभाल का दायित्व किसका था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारी थे, उन्हीं के हाथों में दोस्तों ये तोपखाने की कमान थी। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद में काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान किए थे दोस्तों, इस कारण इसको दोस्तों कलंदर की उपाधि दी थी लोगों ने। तो दोस्तों अपना जो मुगल वंश था वो हम यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारा टॉपिक कवर करवाता हूं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां से दोस्तों आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसके प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। इतनी मेहनत के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।